मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ क्योंकि अभी भी यहाँ एक उच्च कोटि का जीवन अस्तित्व में है। ये जीवन जो यहाँ शोध कार्य और अनुसंधान के लिए तथा इसी प्रकार की घटनाओं के लिए है। अपनी तरफ देखो। वह मुड़े और उन्होंने अपने दाएं हाथ से बहुत दूर की ओर इशारा किया और हमने लाल आकाश में पहुंचती हुई 3 बड़ी बड़ी मीनारें देखी। उन मीनारों के सबसे ऊंची चोटी पर 3 स्पष्ट चमकते हुए क्रिस्टल गोले चमक रहे थे और पीली रोशनी से धड़क रहे थे, मानो वे जीवित हो। जैसे ही हम यहाँ आश्चर्य करते हुए खड़े हुए, रोशनियों में से एक परावर्तित हुई, गोलों में से एक विद्युत नीली रोशनी में बदल गया। लामा मिंगिया डॉनडीप ने कहा, आओ, वे हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमें जमीन पर उतरने दो, जहाँ वे भूमिगत प्रकोष्ठ बनाकर रह रहे हैं। हम साथ साथ उस मीनार के आधार की तरफ चले और तब जब हम ढांचे के नीचे खड़े हुए, हमने देखा कि वहाँ एक प्रवेश द्वार है जो अजनबी चमकते धातु के द्वारा अत्यधिक सुरक्षित है और उस बंध्या जमीन पर पहचान के एक निशान की तरह से खड़ा है। हम इसमें होकर निकले क्योंकि धातु अथवा चट्टानें इसमें से कोई भी सूक्ष्म शरीर के लिए बाधक नहीं है। और जब तक कि हम एक बहुत बड़े हॉल में नहीं आ गए, चलते रहे। वहाँ बीच में एक लंबी मेज थी जिस पर 9 बहुत बड़े आदमी सभी एक दूसरे से अलग अलग बैठे हुए थे। उनमें से एक लंबा, पतला, शंक्वाकार सिर वाला था। दूसरा बहुत छोटा और देखने में बहुत ठोस था। इसमें से हर आदमी अलग था। हमें यह स्पष्ट था कि हर आदमी अलग अलग ग्रह का, अलग प्रजाति का था। ठीक उनको बताने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए शायद सही शब्द मानव श्रृंखला ही होगा। वे सभी मानव थे, परंतु उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक मानवीय थे। हम सावधान हो गए क्योंकि सभी 9 हमारी दिशा में आंखें गड़ाकर देख रहे थे। एक ने दुरानुभूति से कहा, आप दूर से आए हुए आगंतुक हैं। हमने देखा आप हमारे शोध स्टेशन पर उतर रहे हैं और हमने आपके स्वागत का प्रयास किया। आदरणीय लामा मिंगिया डॉनडीप ने कहा, मैं आपके पास 2 को लाया हूँ जो लामापन की अवस्था में हैं, ठीक अभी प्रविष्ट हुए हैं और जो ज्ञान की खोज में विश्वसनीय विद्यार्थी हैं। इनका वास्तव में स्वागत है। लंबे आदमी ने, जो उन समूहों का नेता लग रहा था, कहा, हम सहायता करने के लिए कुछ भी करेंगे, जैसे हमने दूसरों के साथ पहले भी तुम्हारी सहायता की है। ये वास्तव में मेरे लिए एक समाचार था क्योंकि मुझे इस बात का कोई ख्याल भी नहीं था कि मेरे शिक्षक इस प्रकार की आकाशीय यात्राएं दिव्य लोगों के स्थानों में कर चुके हैं। छोटा आदमी मेरी ओर देख रहा था और वह मुस्कुराया। उसने दुरानुभूति की सार्वभौमिक भाषा में कहा, नौजवान, मैं देखता हूँ कि तुम हमारे दिखने में अंतर होने में महान कौतूहल कर रहे हो। आदरणीय, मैंने उत्तर दिया, कुछ हद तक उस सुविधा से आतंकित जिसके साथ उसने मेरे विचारों को, जिन्हें मैंने छुपाने की पूरी कोशिश की थी, पकड़ लिया था। ये वास्तव में एक तथ्य है। मैंने आपके आकारों की विषमता और आकृतियों के ऊपर आश्चर्य किया था और मुझे ऐसा लगा कि आप सभी पृथ्वी के आदमी नहीं हो सकते। तुमने ठीक ही समझा है, छोटे आदमी ने कहा। हम सभी मानव हैं, परंतु वातावरण के कारण हमने अपनी आकृतियां और कुछ कुछ अपना कद बदल लिए हैं। परंतु क्या तुम अपने खुद के ग्रह के ऊपर यही चीज नहीं देख सकते कि जहाँ तिब्बत के देश में भिक्षु हैं जिन्हें तुम संतरी की तरह उपयोग में लाते हो, 7 फुट लंबे होते हैं, फिर भी उसी दुनिया के दूसरे देश में ऐसे लोग भी हैं जो इस कद के आधे ही हैं और तुम उन्हें पिग्मी कहते हो। ये दोनों ही मानव हैं, किसी फर्क के बावजूद एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पैदा कर सकते हैं। हम सभी कार्बनिक अणुओं के मानव हैं।
यहाँ इस विशेष ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज कार्बन और हाइड्रोजन के आधार अणुओं पर निर्भर करती है, क्योंकि ये तुम्हारे ब्रह्मांड को बनाने वाली ईंटें हैं। हम जिन्होंने इस नेबुला के विशिष्ट शाखा में काफी दूर तक भ्रमण किया है, जानते हैं कि दूसरे ब्रह्मांडों में अलग ईंटें होती हैं। कुछ सिलिकॉन, जिप्सम का, कुछ दूसरी चीजों का उपयोग करती है, परंतु वे इस ब्रह्मांड के लोगों से भिन्न होते हैं और हमें दुख के साथ ज्ञात हुआ कि हमारे विचार सदैव उनके साथ प्रेम पूर्ण नहीं होते। लामा मिंग्या डोंडिप ने कहा, मैं इन दो नौजवान लामाओं को यहाँ लाया हूँ ताकि वे एक तारे जिसका पूरा वातावरण समाप्त हो गया है और जिसमें उसके वातावरण की संपूर्ण ऑक्सीजन धातुओं के साथ उन्हें जलाने के लिए जुड़ गई है, स्पर्शतातीत धूल के रूप में अवतरित हो गई हैं कि टूटने के मृत्यु के चरणों को देख सके। ऐसा है, लंबे आदमी ने कहा। हम इन नौजवानों को ये इंगित करना चाहते हैं कि हर चीज जो पैदा हुई है सो मरेगी अवश्य। हर चीज केवल अपने नियत काल तक जिंदा रहती है। हर जीवित प्राणी में जीवन का मात्रक उस प्राणी के दिल की धड़कन के बराबर होता है। एक ग्रह का जीवन 2 अरब 70 करोड़ धड़कनों के बराबर होता है। उसके बाद ग्रह मरता है, परंतु ग्रह की मृत्यु के होने के बाद दूसरे ग्रह उत्पन्न होते हैं। एक आदमी भी 2 अरब 70 करोड़ धड़कनों तक जिंदा रहता है और इसी प्रकार सबसे नीची श्रेणी का कीट भी, एक कीट जो केवल 24 घंटे तक जिंदा रहता है, उतने बीच में 2 अरब 70 करोड़ धड़कनें जी लेता है। ग्रहों में यहाँ वास्तव में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, परंतु एक ग्रह 27,000 वर्षों में एक धड़कन पूरी करता है और इसके बाद उसमें जब वह अगली धड़कन के लिए तैयार होकर स्वयं को हिलाता है, उसके विश्व में खलबली होती है। जिग्मे और मैंने इसे अत्यधिक सम्मोहित करने वाला पाया और हमें इसका इतना अधिक स्पष्टीकरण दिया गया कि हमें अपनी मातृभूमि तिब्बत दिखाई देने लगी। बौना आदमी जो हमें अपनी तरफ देखता हुआ लग रहा था, काफी हद तक अनुमोदित करते हुए उसने कहा, अनेक प्राणी शरीर के विभिन्न कार्यों को निरूपित करते हैं, जैसा कोई आकाशीय यात्रा में करता है। कुछ समय के लिए हमने अनेक नई नई चीजों को सीखते हुए, विचार की गति से सीखते हुए, दुरानुभूति से बातें की। तब अंत में लामा मिंग्या डोंडिप ने खड़े होते हुए कहा कि अब ये चलने का समय है। जब हम पोटाला की सुनहरी छतों के ऊपर लौटे, हमारे नीचे सूर्य की कोहरे वाली धूप चमक रही थी। हमारे शरीर भारी और कठोर थे। अपने आधे जमे हुए जोड़ों के कारण काम करने में कठिनाई हो रही थी और इस प्रकार हमने सोचा। जब हमने अपने पैरों पर ठोकर खाई, एक और अनुभव, एक और यात्रा समाप्त हुई। अब आगे क्या?